Hello students, myself Gaurav Mishra. Today we shall discuss NTA NEET based test number 86 chemistry paper. Let's see how the test paper was and how much can be considered a good score in this test paper. Today is 13th of August. Let's begin. First question in front of us. The de Broglie wavelength of a neutron at 927 degrees Celsius is lambda. What will be its wavelength at 27 degrees Celsius? यहाँ पर हम न्यूट्रॉन को गैशियस स्टेट में अज्यूम कर रहे हैं और अगर वो गैशियस स्टेट में है तो उसकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी 3/2 kT इस फॉर्मूला से दी जाएगी। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी एट टेम्परेचर T2, सपोज 27 डिग्री सेल्सियस को अपन T2 बोलें, 927 डिग्री सेल्सियस को T1 बोलें और इसको अपन को केल्विन में बदलना पड़ेगा। अगर ये टेम्परेचर्स हम केल्विन में बदलेंगे तो 1200 एंड 300 केल्विन आएंगे। तो K2/K1 सिंपली T2/T1 हो जाएगा। T2/T1 मतलब 300 केल्विन बाय 1200 केल्विन। K1 अपन को पता है, K1 अपन को पता नहीं है, बट अपन को इनका रेशियो ज़रूर पता चल गया। K2/K1 1/4 हो गया। अब जो de Broglie वेवलेंथ है वो काइनेटिक एनर्जी से किस तरह से रिलेटेड होती है? h/√2mk। मोमेंटम को √2mk लिख सकते हैं और यहाँ से फिर मैं लिख सकता हूँ λ2/λ1 वुड बी सिंपली √K1/K2। बाकी चीज़ें तो कांस्टेंट रहेंगी। तो लैम्डा जो है वो √k के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है और K1/K2 की वैल्यू है 4, स्क्वायर रूट लेने पर 2 और λ1 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन लैम्डा है। इसका मतलब λ2 हो गया 2 times लैम्डा। थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट, राइट। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर C। कमिंग टू द सेकेंड क्वेश्चन, सल्फर रिएक्ट्स विद क्लोरीन in 1:2 ratio and forms X. Hydrolysis of X gives a sulfur compound Y. What is the hybridization state of central atom in the anion of Y? ठीक है, तो 1:2 के रेशियो में रिएक्ट कर रहा है। अब सल्फर किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही है ये क्वेश्चन ने नहीं दिया है। अगर अपन इसको एज सॉलिड लें, क्लोरीन तो Cl2 गैशियस के फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, तो इस 1:2 मोल रेशियो में जब रिएक्ट करेंगे तो HCl4 बनेगा। HCl4 में सल्फ़र के ऊपर एक लोन पेयर भी है। HCl4 की जब हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये H3SO3 सल्फ्यूरस एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। सल्फ्यूरस एसिड में भी सल्फ़र पर एक लोन पेयर मेंटेन्ड है और इसका जो एनायन है, इससे अगर अपन 2H+ रिमूव करें और इसका एनायन बनाएं तो वो SO3 2- बनता है। SO3 2- का जो ल्यूइस स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह से होगा, SO3 2- और इसके ल्यूइस स्ट्रक्चर में सल्फर के अराउंड 4 इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स दिख रहे हैं और 4 इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स होने का मतलब सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन है sp3। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन शुड बी करेक्ट। कमिंग टू द थर्ड क्वेश्चन, इन द गिवन रिएक्शन, ये जो कंपाउंड अपन को बिगिनिंग में दिया हुआ है ये ऑप्टिकली एक्टिव है। ये इसमें एक कायरल सेंटर है, माइनस ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये इसका रोटेशन किस तरफ है, ये लेवो रोटेटरी है। लेकिन जब अपन इसको H2 पैलेडियम से रिड्यूस करते हैं, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है, HH ऐड हो जाता है। इसके बाद फिर ये कायरल सेंटर नहीं रहता, नॉट अ कायरल सेंटर एनी मोर, क्योंकि अब कार्बन पर 2 ग्रुप्स एक जैसे लगे हुए हैं। इस वजह से जो प्रोडक्ट बनेगा वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, क्योंकि अब स्टीरियो सेंटर या कायरल सेंटर प्रेजेंट नहीं है। कमिंग टू द फोर्थ क्वेश्चन, फ्रॉम 200 मिलीग्राम ऑफ CO2 10⁻21 मॉलिक्यूल्स आर रिमूव्ड, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर लेफ्ट? तो अपन को इनिशियल मॉलिक्यूल्स में से रिमूव्ड मॉलिक्यूल सब्ट्रैक्ट करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इनिशियल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड कर लेते हैं। उसके लिए पहले मोल्स को, मास को मोल्स में कन्वर्ट किया, उसके लिए 44 से डिवाइड किया जो कि मोलर मास है। फिर मोल्स को अवोगैड्रोज नंबर से मल्टीप्लाई किया। एक सिंपल कैलकुलेशन के लिए मैं अवोगैड्रोज नंबर की सिंप्लीफाइड वैल्यू ले रहा हूँ, 6 × 10⁻23। ये कैलकुलेशन जब आप आगे बढ़ाओगे तो ये क्वांटिटी आप देखेंगे
2.73 इंटू 10⁻21 आएगी। इतने मॉलिक्यूल्स इनिशियली हैं, इसमें से 1.0 इंटू 10⁻21 मॉलिक्यूल्स रिमूव कर दिए गए, तो बचे कितने? रिमेनिंग मॉलिक्यूल्स, that number would be 1.73 into 10⁻21. That is option C, फोर्थ का आंसर C. Coming to the fifth question, आप देख सकते हैं इसमें ब्रोमीन Br- में कन्वर्ट हो रहा है और BrO3- में भी कन्वर्ट हो रहा है। मतलब ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी। -1 में जाना मतलब रिडक्शन, और +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में जाना मतलब ऑक्सीडेशन। इफ सेम टाइप ऑफ स्पीशीज इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड एज वेल एज रिड्यूस, सच अ रिएक्शन इज कॉल्ड एज अ डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। फिफ्थ का आंसर C. कमिंग टू द सिक्स्थ क्वेश्चन, हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट इज रिलेटेड टू द स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शंस। तो स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शंस के बारे में हमें सोचना पड़ेगा। अब यहाँ पर जितने भी कंपाउंड्स दिए हुए हैं वो सब नॉन पोलर हैं, तो हमें सिर्फ डिस्पर्शन फोर्सेस के बारे में सोचना है। आइसोऑक्टेन ये होता है 2,2 डाइमेथाइल 2,2,4 ट्राइमेथाइल पेंटेन, दिस इज आइसोऑक्टेन। एन ऑक्टेन में सिंपल लॉन्ग चेन होती है, स्ट्रेट चेन। 2,2,3,3 टेट्रामेथाइल ब्यूटेन would be something like this, and N-butane is the smallest. इसमें तो लीस्ट बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए, इसका मॉलिक्यूलर वेट सबसे कम है। इन तीनों का मॉलिक्यूलर वेट सेम है, ये आइसोमर्स हैं आपस में, आप चेक कर सकते हैं। और अगर मॉलिक्यूलर वेट सेम है तो अपन लीस्ट ब्रांचिंग की तरफ जाएंगे। जिस मॉलिक्यूल में सबसे कम ब्रांचिंग होगी उसका सरफेस एरिया सबसे ज़्यादा होगा, और सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शंस भी स्ट्रॉन्गर होंगे, स्ट्रॉन्गर डिस्पर्शन फोर्सेस, एंड स्ट्रॉन्गर द इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शंस हायर वुड बी द बॉइलिंग पॉइंट। सो सिक्स्थ क्वेश्चन का आंसर B. कमिंग टू सेवेंथ क्वेश्चन, compressibility factor Z is plotted against pressure at different temperatures for the same gas. तो इसमें आपको टेम्परेचर्स का ऑर्डर डिसाइड करना है, और ये बात इस बेसिस पर डिसाइड होगी कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है रियल गैस अप्रोचेज आइडियल बिहेवियर, रियल गैस आइडियल बिहेवियर को अप्रोच करने लगती है, और आइडियल बिहेवियर को अप्रोच करने का मतलब है Z becomes closer to 1. तो आप ये चारों ग्राफ्स ऑब्जर्व करिए, कौन सा ग्राफ ऐसा है जिसमें Z की वैल्यू 1 के ज़्यादा करीब बनी रहती है। वो ये T1 टेम्परेचर के कोरिस्पॉन्डिंग ग्राफ है। T1 हाईएस्ट टेम्परेचर होना चाहिए, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से ही Z की वैल्यू 1 के क्लोज आएगी, और T4 स्लोएस्ट टेम्परेचर होना चाहिए। लोअर टेम्परेचर्स पर डिविएशंस फ्रॉम आइडियल बिहेवियर ज़्यादा आते हैं, और हायर टेम्परेचर्स पर डिविएशंस फ्रॉम आइडियल बिहेवियर कम आते हैं। सो T1 शुड बी ग्रेटर देन T2 शुड बी ग्रेटर देन T3 शुड बी ग्रेटर देन T4। सेकेंड ऑप्शन शुड बी द आंसर। सेवेंथ का आंसर B. कमिंग टू द एट्थ क्वेश्चन, एंटी मार्कोनिकॉव एडिशन ऑफ HBr इज नॉट ऑब्जर्व्ड इन। इसके अंदर एंटी मार्कोनिकॉव एडिशन ऑफ HBr नहीं हो पाएगा। वो एक तरह की सिमेट्रिकल एल्कीन होना चाहिए जिसमें दोनों तरफ सिचुएशन एक जैसी हो, डबल बॉन्ड के दोनों एंड्स पर सिचुएशन एक जैसी। प्रोपेन तो खैर एल्कीन ही नहीं है, तो HBr का एडिशन हम एल्कीन्स के कॉन्टेक्स्ट में डिस्कस कर रहे हैं। ब्यूट 1 ईन में तो ये दो पोजीशंस डिफरेंट हैं। ब्यूट 2 ईन में चाहे आप मार्कोनिकॉव एडिशन कराओ या एंटी मार्कोनिकॉव एडिशन कराओ, प्रोडक्ट एक ही बनेगा, ठीक है ना। ओनली वन प्रोडक्ट इज फॉर्म, ओनली वन प्रोडक्ट पॉसिबल। ऑब्वियसली यहाँ पर ये कायरल सेंटर बन रहा है तो ये रेसमिक मिक्सचर बन जाएगा, बट पोजीशन दोनों एक जैसी हैं। पेंट 2 ईन में पोजीशंस एक जैसी नहीं हैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा C.
इसमें एंटी मार्कोनिकॉव एडिशन नहीं हो पाएगा. मार्कोनिकॉव और एंटी मार्कोनिकॉव एडिशन के प्रोडक्ट सेम होंगे. कमिंग टू द 9th क्वेश्चन, when SO2 is passed through an aqueous solution of I2 it becomes colorless. यहाँ पर बेसिकली एक रिडॉक्स रिएक्शन होती है जिसमें I2 रिड्यूस हो जाता है और SO2 ऑक्सीडाइज हो जाता है. SO2 plus I2 in acidic medium, SO2 gets converted to H2SO4 and I2 gets converted to HI. तो आयोडीन का रिडक्शन ये 0 से -1 स्टेट में जा रहा है. I2 का रिडक्शन और SO2 का ऑक्सीडेशन. एक रिडॉक्स रिएक्शन है. ब्लीचिंग एक्शन ऑफ SO2 कहना तो गलत होगा. ब्लीचिंग एक्शन का मतलब होता है ऑक्सीडाइजिंग एक्शन. SO2 खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है, दूसरे को तो रिड्यूस कर रहा है. HiO2 भी नहीं बन रहा है, HNO3 भी नहीं बन रहा है. SO2 और I2 कंबाइन कर रहे हैं और एक रिडॉक्स रिएक्शन हो रही है. 9th क्वेश्चन का आंसर C होना चाहिए. 10th क्वेश्चन, नंबर ऑफ मैंगनीज आयंस इन टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल साइट्स रिस्पेक्टिवली इन Mn3O4 आर. Mn3O4 में एक्चुअली पर फॉर्मूला यूनिट 1 Mn2 प्लस आयन है, 2 Mn3 प्लस आयन है एंड 4 ऑक्साइड आयन्स हैं पर फॉर्मूला यूनिट. और इसका स्पाइनल टाइप स्ट्रक्चर है. स्पाइनल स्ट्रक्चर कैसा होता है? स्पाइनल स्ट्रक्चर AB2O4 टाइप कंपाउंड्स का होता है, जिसमें A जो है वो +2 स्टेट में होता है, B +3 स्टेट में होते हैं और ऑक्साइड आयंस ऑब्वियसली -2 स्टेट में है. ऑक्साइड आयंस FCC लैटिस पोजीशंस पर जाते हैं. B3 प्लस आयंस ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स ऑक्यूपाई करते हैं और A2 प्लस आयंस टेट्राहेड्रल वॉइड्स ऑक्यूपाई करते हैं. Mn3O4 हैज़ स्पाइनल स्ट्रक्चर. और अगर अपनी ये एनालॉजी AB2O4 वाली एनालॉजी Mn3O4 में अप्लाई करें तो Mn2 प्लस को जाना चाहिए टेट्राहेड्रल वॉइड में और Mn3 प्लस को जाना चाहिए ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में. एंड O2 माइनस विल ऑक्यूपाई FCC लैटिस पॉइंट्स. Mn2 plus in tetrahedral and Mn3 plus in octahedral. First option should be correct. Coming to the 11th question, which among the following statements is false? जर्मेनियम के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स हैं, गलत स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है. जर्मेनियम हाइड्रोक्साइड M4 टैरिक है, ये बात तो सही है, करेक्ट स्टेटमेंट है. ठीक है. सेमी मेटल्स के हाइड्रोक्साइड्स यूजुअली M4 टैरिक होते हैं. GeCl2 इज़ मोर स्टेबल दैन GeCl4. GeCl2 में जर्मेनियम +2 स्टेट में है, GeCl4 में +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है. ये स्टेटमेंट एक्चुअली रॉन्ग है. फॉर जर्मेनियम +4 ऑक्सीडेशन नंबर इज़ मोर कॉमन और स्टेबल दैन +2 ऑक्सीडेशन नंबर. इनर्ट पेयर इफेक्ट जो है वो इसके नीचे वाले एलिमेंट्स में ज़्यादा बढ़ता है, टिन में और उससे भी ज़्यादा लैड में. लेकिन जर्मेनियम में +2 स्टेट उतना कॉमन नहीं है. GeO2 इज़ वीकली एसिडिक, ये बात भी सही है. जैसे कार्बन डाइऑक्साइड एसिडिक है, GeO2 भी एसिडिक है सिमिलरली. और GeCl4 HCl में 2 क्लोराइड आयंस के साथ बॉन्ड बनाता है और GeCl6 होल ट्वाइस बनाता है. GeCl6 2- आयन बनाता है, ये बात भी सही है. जर्मेनियम ऑक्टेट एक्सपेंशन में कैपेबल है, तो डी ऑप्शन भी करेक्ट है. B is the incorrect statement and this is what we have to mark as the answer. Coming to the 12th question, treatment with propionaldehyde with dilute NaOH solution gives. यहाँ पर बेसिकली एल्डोल रिएक्शन करवाई गई है, सेल्फ एल्डोल रिएक्शन. ये प्रोपियोनल्डिहाइड है. NaOH ने इसका अल्फ़ा हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट किया. अल्फ़ा हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करने के बाद इनोलेट आयन बन जाएगा जो कि रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है. फिर ये इनोलेट आयन एक दूसरे प्रोपियोनल्डिहाइड मॉलिक्यूल पर अटैक करेगा और फिर ये प्रोपियोनल्डिहाइड मॉलिक्यूल वाटर में से H+ पुल कर लेगा
and we will get an aldol, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड. बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड हमें मिल जाएगा. अगर आप देखें तो ये कंपाउंड आपको सेकंड ऑप्शन में नज़र आएगा. CH3, CH2, CHOH, CH, CH3, CHO. B option is the correct answer. Coming to the 13th question, a monobasic acid of phosphorus which reduces HgCl2 to black silver is, black mercury is. ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम ऑप्शंस एलिमिनेट करके भी मार्क कर सकते हैं. हाइपोफॉस्फोरस एसिड H3PO2 है और ये एक मोनोबेसिक एसिड है और ये एक रिड्यूसिंग एजेंट का काम भी करता है. पहले HgCl2 को H3PO2, पहले स्टेप में इसको ये Hg2Cl2 में कन्वर्ट करता है, फिर Hg2Cl2 को फर्दर रिड्यूस करके मरकरी में कन्वर्ट कर देता है. H3PO2 एक्ट्स एज अ रिड्यूसिंग एजेंट. बाकी अगर अपन रिमेनिंग ऑप्शंस देखें तो फॉस्फोरिक एसिड H3PO4 एक ट्राई बेसिक एसिड है. मेटाफॉस्फोरिक एसिड HPO3 होल एन, वैसे इसका एक यूनिट तो मोनो बेसिक है बट इसमें मल्टीपल यूनिट्स रहते हैं तो ये भी मल्टीपल H+ आयंस रिलीज़ कर सकता है. पायरोफॉस्फोरिक एसिड H4P2O7 ये टेट्रा बेसिक एसिड है. तो अगर हम ऑप्शंस देखें तो भी ऑप्शंस एलिमिनेट होने पर मोनोबेसिक एसिड इसेंशियली हाइपोफॉस्फोरस एसिड ही बच रहा है. ए ऑप्शन इज़ द आंसर. 14th क्वेश्चन की तरफ आते हैं. अमोनिया फॉर्मेशन की रिएक्शन दी हुई है जो कि एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है. हमको मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एट इक्विलिब्रियम इंक्रीज़ करने हैं, तो वो कैसे इंक्रीज़ हो सकते हैं? अगर आप ऑप्शंस ध्यान से देखें तो आपको समझ में आएगा कि ए या बी ऑप्शन में से ही आंसर होगा, क्योंकि ए और बी ऑपोजिट स्टेटमेंट्स हैं. इनमें से कोई ना कोई एक तो आंसर होना ही चाहिए. अगर हम वॉल्यूम इंक्रीज़ करेंगे तो टोटल प्रेशर ऑफ रिएक्टिंग गैसेस डिक्रीज़ होगा, और टोटल प्रेशर अगर डिक्रीज़ होगा तो नेट रिएक्शन ग्रेटर गैस मोल्स की डायरेक्शन में जाएगी. एंड रिएक्शन प्रोसीड्स इन द डायरेक्शन ऑफ हायर गैस मोल्स. हायर गैस मोल्स की दिशा में जाएगी तभी तो प्रेशर इंक्रीज़ होगा, टू इंक्रीज टोटल प्रेशर. और हायर गैस मोल्स की डायरेक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन है. एंड रिएक्शन गोज बैकवर्ड्स, और बैकवर्ड जाने से मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इंक्रीज होंगे. तो मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इंक्रीज करने वाला फैक्टर एक्चुअली ए ही है. बाकी ऑप्शंस आप देख सकते हैं वो रिएक्शन को बैकवर्ड्स नहीं ले जाएंगे, हाइड्रोजन के मोल्स नहीं बढ़ाएंगे. 14th क्वेश्चन हो गया. 15th क्वेश्चन पर आते हैं. सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट्स दे रखें एंड वी हैव टू फाइंड द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी. ठीक है, किसी कंपाउंड AXBY के लिए सॉल्युबिलिटी का फॉर्मूला होता है KSP अपॉन x टू द पावर x इंटू y टू द पावर y होल रेज टू द पावर 1 अपॉन x प्लस y. ये वाली बात अगर हम XY के लिए अप्लाई करें तो आप देखेंगे कि यहाँ पर फॉर्मूला सिंपली अंडर रूट ऑफ KSP में कन्वर्ट हो जाएगा. 2 इंटू 10 टू द पावर -10 मोल्स पर लीटर. सेकेंड वाले कंपाउंड के लिए फाइंड करें KSP अपॉन 2 का स्क्वायर इंटू 1 टू द पावर 1 होल रेज टू द पावर 2 प्लस 1. और ये वैल्यू आप देखेंगे 8 इंटू 10 टू द पावर -12 का क्यूब रूट आएगी. 8 इंटू 10 टू द पावर -12 का क्यूब रूट मतलब 2 इंटू 10 टू द पावर 4 मोल्स पर लीटर. ये X2Y की सॉल्युबिलिटी है. अब XY3 की सॉल्युबिलिटी KSP वैल्यू 2.7 इंटू 10 टू द पावर -31 अपॉन x टू द पावर x y टू द पावर y होल रेज टू द पावर 1 अपॉन x प्लस y. तो यहाँ पर अपन को 4th रूट लेना पड़ेगा, और 4th रूट लेने के बाद वैल्यू आएगी 1 इंटू 10 टू द पावर -8 मोल्स पर लीटर. और इनको फिर हमें अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में. तो स्मॉलेस्ट वैल्यू S1, उससे बड़ी वैल्यू S3 और सबसे ज़्यादा सॉल्युबिलिटी S2 की. ध्यान रहे सिर्फ KSP का ऑर्डर देखकर हम सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर नहीं बना पाते. ऐसा नहीं है कि जिसका KSP सबसे छोटा है उसकी सॉल्युबिलिटी सबसे कम होगी. सबसे कम सॉल्युबिलिटी XY की आ रही है.
ठीक है ना। तो 1 फिर 3 फिर 2, ये करेक्ट ऑर्डर होगा। सेकेंड नंबर के कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी सबसे ज़्यादा है। 15th का आंसर ए। 16th क्वेश्चन, कौन सा एल्कीन सबसे ज़्यादा स्टेबल है? यहाँ पर अपन सेट-जेफ रूल अप्लाई करेंगे। एंड वी विल लुक फॉर द मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, उसका डबल बॉन्ड सबसे ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड हो। मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, 1 ब्यूटीन, 2 3 डाइमिथाइल, 2 3 डाइमिथाइल, 2 ब्यूटीन, सिस 2 ब्यूटीन एंड ट्रांस 2 ब्यूटीन। तो ये जो सेकेंड वाला एल्कीन है वो मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड है और इसी वजह से ये मोस्ट स्टेबल है। 16th का आंसर बी। कमिंग टू द 17th क्वेश्चन, आपको कंपाउंड का नाम दिया हुआ है और आपको उसका फॉर्मूला सही आइडेंटिफाई करना है। चलिए करते हैं। पेंटा एक्वा साइनिडो आयरन 3, इस बात को अगर हम फॉलो करें तो आयरन फिर CN पेंटा एक्वा H2O होल 5, इसका अगर आप चार्ज देखेंगे तो +2 यूनिट्स ऑफ चार्ज है इस पर। उसके बाद कोबाल्टेट 3, कोबाल्ट, देन वी हैव 3 क्लोराइड लिगेंड्स, 3 साइनाइड लिगेंड्स। इस वजह से ओवरऑल चार्ज अगर आप देखेंगे तो -3 आएगा। फिर चार्ज बैलेंस करने के लिए अगर हम जाएं तो +2 चार्ज वाले 3 आयंस लेने पड़ेंगे और -3 चार्ज वाले 2 आयंस लेने पड़ेंगे, तब कंपाउंड न्यूट्रल हो पाएगा। तो केटायंस फार्मूला यूनिट में 3 है, एनायंस फार्मूला यूनिट में 2 है। और अगर आप अंदर वाली चीज़ें भी देखें ध्यान से तो डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होना चाहिए। 17th क्वेश्चन का आंसर डी। 18th क्वेश्चन, एल्कोहल कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम एल्कीन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस। एल्कीन से अल्कोहल कैसे बन सकता है? एलिमिनेशन से नहीं बन सकता, सब्स्टिट्यूशन से नहीं बन सकता, एल्कीन्स के रिडक्शन से नहीं बन सकता। एल्कीन्स के रिडक्शन से तो फर्दर एल्काइन बन जाएगा। ऑक्सीडेशन से ही अल्कोहल बन सकता है, ठीक है। जैसे अगर आप सिंपली प्रोपीन की रिएक्शन करवाएं कोल्ड डाइल्यूट के MnO4 के साथ, तो यहाँ पर हाइड्रोक्सिलेशन होता है एंड वी गेट विसिनल डायोल्स, में विसिनल डायोल्स या ग्लाइकॉल्स मिल जाते हैं। तो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, दिस इज़ अ माइल्ड ऑक्सीडेशन। OH का जुड़ना वैसे भी ऑक्सीडेशन माना जाएगा। तो 18th क्वेश्चन का आंसर डी। कमिंग टू द 19th क्वेश्चन, गिवन द फॉलोइंग डेटा, अपन को बॉन्ड ब्रेक करने की एनर्जी दी हुई है, डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्ड्स ब्रेक करने की एनर्जी, और हमको स्टैंडर्ड एंथैल्पी फॉर्मेशन ऑफ HCl फाइंड करना है। चलिए लेट्स ट्राई टू सॉल्व इट। सबसे पहले HCl के फॉर्मेशन की रिएक्शन लिखें। हाफ मोल H2 गैस, हाफ मोल Cl2 गैस। ये हाफ मोल इसलिए लिया क्योंकि हमें 1 मोल HCl गैस बनानी है। फिर इनके बॉन्ड्स ब्रेक किए, इसको हाइड्रोजन एटम्स में कन्वर्ट किया, इसको भी क्लोरीन एटम्स में कन्वर्ट किया। हाफ मोल बॉन्ड ब्रेक किया है, यहाँ पर 1 मोल बॉन्ड ब्रेक कर रहे थे, लेकिन इस सीक्वेंस में हाफ मोल बॉन्ड ब्रेक किया है तो एनर्जी लगेगी 52.1 किलो कैलोरीज। ऐसे यहाँ पर हाफ मोल बॉन्ड ब्रेक करने की एनर्जी 19 किलो कैलोरीज। होपफुली ये बात आपको समझ में आ रही है। फिर हम यहाँ से H और Cl को कंबाइन करके HCl बना रहे हैं, बॉन्ड बना रहे हैं तो एनर्जी रिलीज़ होगी। तो ये जो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है वो इन 3 टर्म्स का सम होगा, 52.1 + 29 - 103.2 किलो कैलोरीज। So we will get 81.1 - 103.2 kilocalories. This will come out to be -22.1 kilocalories. D और C ऑप्शंस काफ़ी क्लोज हैं, बट अकॉर्डिंग टू आवर कैलकुलेशन आंसर होना चाहिए C। 19th का आंसर C, ठीक है। 20th क्वेश्चन, नेचर ऑफ द कर्व ऑफ E0 सेल अगेंस्ट log Kc इज। तो यहाँ पर अपन को E0 सेल और
इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बीच का रिलेशन पता होना चाहिए, जो कि होता है 2.303 RT अपॉन NF log K को फिलहाल लिख रहे हैं KC। तो अगर अपन E0 सेल वर्सेस log KC का ग्राफ ड्रॉ करें तो y इज इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में आ रहा है, मतलब ये एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा। E0 वर्सेस log KC मस्ट बी अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ। बस इसमें एक ही कैच है, वो ये है कि E0 सेल कैन बी चेंज्ड ओनली अपॉन चेंजिंग द टेम्परेचर, ओनली अपॉन चेंजिंग द टेम्परेचर। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी तभी चेंज होता है जब टेम्परेचर चेंज हो, और टेम्परेचर इक्वेशन में यहाँ भी दिख रहा है। तो जब अपन टेम्परेचर चेंज करेंगे E0 सेल चेंज करने के लिए, तो ये वाला टर्म भी चेंज हो जाएगा, स्लोप भी चेंज होने लगेगा। तो दिस इज़ अ कॉम्प्लिकेशन, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन थोड़ा इम्प्रॉपर है, बट जो भी है एग्जामिनर की भावना को समझते हुए हमें आंसर A मार्क करना चाहिए। 21st क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल अंडरगो कार्बाइलअमीन रिएक्शंस। कार्बाइलअमीन रिएक्शन तो 1 डिग्री अमीन्स या प्राइमरी अमीन्स देते हैं, जिनमें नाइट्रोजन पर 2 हाइड्रोजन एटम्स अटैच्ड हों और एक लोन पेयर भी हो। तो ये जो फिनाइलअमीन या एनिलीन है ये कार्बाइलअमीन रिएक्शन देगा, बाकी A, B और D में गिवन कंपाउंड्स कार्बाइलअमीन रिएक्शन नहीं देंगे। कमिंग टू द 22nd क्वेश्चन, आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन के अकॉर्डिंग Kmax वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ क्या होना चाहिए। तो इसके लिए आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की इक्वेशन याद करनी चाहिए। Kmax इज इक्वल टू hν माइनस फाई, ठीक है ना, फोटोन की एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन। अगर अपन न्यू को x एक्सिस पर लें और Kmax को y एक्सिस पर लें, तो ये इक्वेशन y इज इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में फिट हो रही है, ठीक है, जिसका y इंटरसेप्ट माइनस फाई है, स्लोप प्लस h है, पॉजिटिव स्लोप, और जब x 0 हो जाएगा तो y की वैल्यू माइनस फाई होनी चाहिए, नेगेटिव होनी चाहिए, जो कि A में नहीं है, B में नहीं है, ठीक है। और D तो ऑब्वियसली रॉन्ग है, स्लोप पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है, D में स्लोप नेगेटिव दिख रहा है। तो जो ग्राफ अप्रोप्रिएट है वो है थर्ड वाला ग्राफ। जब फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट के बराबर हो जाएगी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर, तब Kmax 0 हो जाएगा। तो थर्ड ग्राफ सही है, ठीक है। 22nd का आंसर C। जर्मन सिल्वर इज़ एन अलॉय ऑफ। जर्मन सिल्वर ऑब्वियसली सिल्वर का अलॉय नहीं है, लेकिन ही दूसरे एलिमेंट्स का अलॉय है। कॉपर और जिंक के अलॉय को तो अपन ब्रास कहते हैं, कॉपर और टिन के अलॉय को ब्रॉन्ज कहते हैं, ठीक है ना। तो कॉपर एंड जिंक के अलॉय की यहाँ पर बात नहीं हो रही है, कॉपर एंड टिन के अलॉय की बात नहीं हो रही है। जर्मन सिल्वर में ऑब्वियसली सिल्वर नहीं है, किसी और एलिमेंट्स को मिक्स करके सिल्वर जैसी प्रॉपर्टीज़ अराइज कर रहे हैं, और वो एलिमेंट्स हैं जिंक एंड निकल। कॉपर, जिंक और निकल 5:2:2 मास रेशियो में मिक्स किए जाने पर जर्मन सिल्वर अलॉय बनता है। ये एक फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, फैक्ट पता होगा तभी अपन कर सकते हैं, ठीक है। 24th क्वेश्चन में हमको ऑस्मोटिक प्रेशर का ऑर्डर बनाना है, जबकि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट्स इक्वल हैं। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट एडेड ज़रूर इक्वल है, लेकिन आप देखिए यहाँ पर वैन ऑफ फैक्टर्स डिफरेंट हैं। Al2SO4 होल थ्राइस में 2 एल्यूमिनियम और 3 सल्फेट आयंस हैं पर फॉर्मूला यूनिट, तो 5 पार्टिकल्स प्रोड्यूस होंगे एक फॉर्मूला यूनिट से। K3PO4 में 4 पार्टिकल्स प्रोड्यूस होंगे पर फॉर्मूला यूनिट। BaCl2 में 3 पार्टिकल्स पर फॉर्मूला यूनिट। यूरिया डिसोसिएट या एसोसिएट नहीं होगा, इसके लिए वैन ऑफ फैक्टर 1 रहेगा। तो Al2SO4 होल थ्राइस के सोल्यूशन में हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डिसॉल्व्ड सॉल्यूट पार्टिकल्स प्रेजेंट है। हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन प्रेजेंट होने की वजह से ही हाईएस्ट ऑस्मोटिक प्रेशर भी सोल्यूशन 1 का बनेगा, ठीक है। नीचे की तरफ आने पर पाई की वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी। पाई 1 इज़ ग्रेटर देन पाई 2 इज़ ग्रेटर देन पाई 3 इज़ ग्रेटर देन पाई 4। ये वैन हॉफ फैक्टर के बेसिस पर जज कर रहे हैं। कमिंग टू द 25th क्वेश्चन, कौन से रिएक्शन का प्रोडक्ट एक एल्डिहाइड होगा, ठीक है। तो आप एक एक करके सारी रिएक्शन देखिए।
फर्स्ट वाली रिएक्शन में तो कीटोन्स बनेंगे, एसीटोन एंड ब्यूटेनोन, ठीक है। थर्ड वाली रिएक्शन अगर आप देखें तो वो आयोडोफॉर्म रिएक्शन है, उससे CH3CONA प्लस CHI3 आयोडोफॉर्म बनेगा जो कि प्रेसिपिटेट हो जाएगा। फोर्थ वाली रिएक्शन में मार्कोनिकॉव एडिशन ऑफ वाटर होगा और लेटर ऑन टॉटोमेरिज्म होगा जिससे कीटोन बनेगा एसीटोन। तो एल्डिहाइड ऑप्शन एलिमिनेट करके भी पता चल रहा है सेकंड ऑप्शन में बनेगा। इसमें जो रिएजेंट दिया हुआ है वो ओवरऑल एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और इसमें प्रोपेनल फॉर्म होने वाला है। 25th का आंसर बी। कमिंग टू द 26th क्वेश्चन, which of the following compounds will give acetic acid with alkaline hot KMnO4? Hot alkaline KMnO4 is a strong oxidizing agent और इसकी प्रेजेंस में एसिटल्डिहाइड भी एसिटिक एसिड में बदलेगा, ब्यूट-2-ईन और ब्यूट-2-आइन भी ब्रेक होकर ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, ठीक है। इसका मतलब तीनों ही रिएक्शंस में एसिटिक एसिड बनने वाला है। 26 का आंसर डी। 27th क्वेश्चन, अंडर द सेम कंडीशंस हाउ मेनी मिलीलीटर्स ऑफ 1 मोलर KOH and 0.5 molar H2SO4 solutions respectively when mixed form at a total volume of 100 milliliter produce the highest rise in temperature? Highest rise in temperature का मतलब highest amount of heat released। एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं, इनमें हीट रिलीज होती है और हाईएस्ट हीट तभी रिलीज होगी जब हम एसिड और बेस को फुली कंज्यूम कर लेंगे। एसिड एंड बेस मस्ट बी एबल टू फुली कंज्यूम ईच अदर। एक दूसरे को फुली कंज्यूम कर लेना चाहिए। सबसे पहले तो ये बात समझ लीजिए कि H2SO4 एक स्ट्रॉन्ग डाइप्रोटिक एसिड है और उसको कंज्यूम करने के लिए हमें पर मॉलिक्यूल 2 यूनिट्स ऑफ KOH चाहिए रहेंगे। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के प्रोडक्ट्स होंगे K2SO4 एंड 2H2O, ठीक है। H2SO4 अपने पास 0.5 मोलर है, सपोज x मिलीलीटर। KOH 1 मोलर है, 100 माइनस x मिलीलीटर। कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन के लिए मोल्स ऑफ H2SO4 बाय 1 मस्ट बी इक्वल टू मोल्स ऑफ KOH बाय 2। मोल्स मिलते हैं मोलैरिटी और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करने पर, तो 0.5x बाय 1 मस्ट बी इक्वल टू 100 माइनस x बाय 2। लेफ्ट और राइट की क्वांटिटीज़ मिली मोल्स में हैं। ऐसा करने से आप देखेंगे 2x की वैल्यू 100 आएगी या फिर x की वैल्यू देखी जाए तो 50 आएगी। इसका मतलब हमें दोनों ही सॉल्यूशंस 50 मिलीलीटर लेने होंगे, इक्वल वॉल्यूम्स लेने पड़ेंगे हाईएस्ट राइज इन टेम्परेचर के लिए गिवन कंडीशंस में। 27 का आंसर डी। 28 क्वेश्चन पर आते हैं, विच लिबरेट्स हाइड्रोजन विद NaOH। तो अगर आप देखें बोरॉन, एल्यूमिनियम और जिंक तीनों ही एम्फोटेरिक एलिमेंट्स हैं और तीनों के तीनों एसिड के साथ भी रिएक्ट कर पाते हैं और बेस के साथ भी, और बेस के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस भी लिबरेट करते हैं, ठीक है। बोरॉन की NaOH रिएक्शन होगी तो H3BO3 बनेगा। एट द सेम टाइम हाइड्रोजन गैस भी लिबरेट होगी। एल्यूमिनियम की NaOH से रिएक्शन होगी एक्वस मीडियम में, NaAlO2 सोडियम एल्यूमिनेट के साथ साथ हाइड्रोजन गैस बनेगी। और जिंक और NaOH की रिएक्शन में तो हाइड्रोजन गैस बनती है, आप शायद पहले से जानते हो, NaZnO2 सोडियम जिंकेट प्लस हाइड्रोजन गैस। सभी एलिमेंट्स हाइड्रोजन गैस रिलीज़ करने में सफल रहेंगे। रिएक्शंस मैंने बैलेंस नहीं करी हैं, आई हैव लेफ्ट द बैलेंसिंग अप टू यू। 29th क्वेश्चन में सॉल्ट्स ऑफ A, B एंड C वर इलेक्ट्रोलाइज्ड यूजिंग सेम अमाउंट ऑफ चार्ज सेम है। 4.5 ग्राम ऑफ A डिपॉजिट हुआ, 2.7 ग्राम ऑफ B डिपॉजिट हुआ, 9.6 ग्राम ऑफ C डिपॉजिट हुआ।
वैलेंसीज ऑफ ए बी एंड सी रिस्पेक्टिवली आर, वैलेंसीज या एन फैक्टर हमें फाइंड करना है। यहाँ पर अपन सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस अप्लाई करेंगे। अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, फॉर सेम चार्ज पास्ड मास डिपॉजिटेड इज प्रोपोर्शनल टू इक्विवेलेंट वेट। तो ए का मास डिपॉजिट हुआ है 4.5 ग्राम्स, इक्विवेलेंट वेट होता है मोलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर या एक्स फैक्टर। ठीक है, तो मास डिपॉजिटेड अपॉन इक्विवेलेंट वेट्स का रेशियो सेम रहना चाहिए, राइट। तो इक्विवेलेंट वेट फर्स्ट केस में मिलेगा 15 डिवाइडेड बाय एन ए ग्राम्स पर इक्विवेलेंट। मास प्रोपोर्शनल है इक्विवेलेंट वेट के, इस वजह से मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट का रेशियो सेम बना रहना चाहिए। दूसरे वाले केस में 2.7 ग्राम्स अपॉन 27 बाय एन बी ग्राम्स पर इक्विवेलेंट यूनिट्स होती हैं मोलर इक्विवेलेंट वेट की। थर्ड वाले केस में मास डिपॉजिटेड इज 9.6 ग्राम्स और इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा 48 बाय एन सी ग्राम्स पर इक्विवेलेंट। ये एन फैक्टर्स हैं। यहाँ से अगर आप सॉल्व करें तो ये बन रहा है 0.3 एन ए इक्वल्स 0.1 एन बी इक्वल्स 0.2 एन सी और 3 एन ए इक्वल्स एन बी इक्वल्स एन सी। अगर हम थ्रू आउट 6 से डिवाइड कर दें तो ये बन जाएगा एन ए बाय 2 इक्वल्स एन बी बाय 6 इक्वल्स एन सी बाय 3। ठीक है, तो वैलेंसीज ऑफ ए बी सी होना चाहिए 2 6 3 2 6 3। अगर आप देखें तो ये बात हमें किसी भी ऑप्शन में नज़र नहीं आ रही है। असल में ये क्वेश्चन में 3 एन इज इक्वल टू एन बी इज इक्वल टू 2 एन सी में ये जो 3 1 और 2 आ रहे हैं फ्रंट में, यही एन ए एन बी एन सी का रेशियो मान लिया गया है, जो कि सही नहीं है। एन ए एन बी एन सी का रेशियो है 2:6:3, 3:1:2 नहीं है। ठीक है, तो इसमें इम्प्रॉपर ऑप्शंस हैं। क्वेश्चन सही है लेकिन ऑप्शंस इम्प्रॉपर हैं। दैट इज़ व्हाट आई वुड लाइक टू से। और एग्ज़ाम में ये वाला क्वेश्चन बोनस जाना चाहिए। हालांकि आंसर की में आंसर सी दिया हुआ है, बट आई वुड लाइक टू क्लेम द आंसर टू बी रॉन्ग एंड द ऑप्शंस नीड टू बी चेंज्ड टू अकोमोडेट द करेक्ट आंसर। 30th क्वेश्चन, सोडियम एसीटेट ऐड किया गया टू अ मिक्सचर ऑफ एसिटिक एसिड एंड सोडियम एसीटेट, पीएच ऑफ द सोल्यूशन। तो सोडियम एसीटेट तो बेसिक है नेचर में, एसिटिक एसिड ऑब्वियसली एसिडिक है नेचर में। जब भी आप कोई बेस ऐड करोगे तो पीएच इंक्रीज़ होगा। बेस सोल्यूशन का पीएच बढ़ाता है, थोड़े अमाउंट में पीएच इंक्रीज़ होगा। 30th का आंसर ए। Coming to 31st question, which one of the following is बीटा अमीनो एसिड? इसका मतलब अमीनो ग्रुप जो है वो एसिड के रिस्पेक्ट में बीटा पोजीशन पर लगा हुआ है। कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप के जस्ट पास वाला कार्बन अल्फा कार्बन होता है, उसका नेक्स्ट इन लाइन जो कार्बन होता है वो बीटा कार्बन होता है। तो ए जो है वो अल्फा अमीनो एसिड है। अगर आप देखें बी को, तो बी में बीटा कार्बन पर NH2 लगा हुआ है, ये बीटा अमीनो एसिड है। सी एंड डी अल्फा या बीटा अमीनो एसिड्स नहीं है। 31st का आंसर बी। 32nd क्वेश्चन, 4 moles ऑफ PCl5 हीटेड इन अ क्लोज्ड 4 डेसीमीटर क्यूब कंटेनर। इसका मतलब PCl5 की जो ओरिजिनल कॉन्सेंट्रेशन है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, वो हो जाएगी 4 moles अपॉन 4 लीटर्स। डेसीमीटर क्यूब इज़ नथिंग बट लीटर, मतलब 1 मोलर। उसके बाद क्वेश्चन PCl5 का डिकम्पोजिशन होने वाली रिएक्शन कंसिडर करवा रहा है, जिससे बन रहा है PCl3 एंड Cl2। शुरू में PCl5 1 मोलर है, बाद में उसका 50% डिकम्पोजिशन हो गया, डिसोसिएशन हो गया, तो 0.5 मोलर कॉन्सेंट्रेशन कम हो गई और इन प्रोडक्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन 0.5 मोलर बढ़ गई। इक्विलिब्रियम आने पर कॉन्सेंट्रेशंस हो गई थी 0.5, 0.5, 0.5 फॉर ऑल। यहाँ से फिर हम Kc इवेल्यूएट कर सकते हैं। PCl3 इंटू
Cl2 अपॉन PCl5 कॉन्सेंट्रेशंस, ये आ जाएगा 0.5 इंटू 0.5 अपॉन 0.5। कोइंसिडेंटली Kc की वैल्यू भी क्या आ रही है, 0.5। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन मस्ट बी करेक्ट। कमिंग टू 33rd क्वेश्चन, ऑक्सैलिक एसिड का ऑक्सीडेशन के MnO4 से ऑटो कैटालिसिस का एग्जाम्पल है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट्स द वेरिएशन ऑफ रेट ऑफ दिस रिएक्शन विद टाइम। तो ये रिएक्शन एसिड कैटेलाइज्ड रिएक्शन होती है। अगर हम MnO4 माइनस को ऑक्सैलिक एसिड के साथ रिएक्शन कराएं तो MnO4 माइनस खुद Mn2 प्लस में कन्वर्ट हो जाता है और ऑक्सैलिक एसिड कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाती है। इस दौरान 5 इलेक्ट्रॉन्स का गेन किया, परमैंगनेट आयन ने 2 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हुआ। ऑक्सैलिक एसिड मॉलिक्यूल को फिर लॉस एंड गेन को अगर बैलेंस करने जाएं तो हमें इस तरह के कोफिशिएंट्स लगाने पड़ेंगे। ठीक है, फिर अगर आप ऑक्सीजन बैलेंस एंड देन हाइड्रोजन बैलेंस के बारे में सोचें, ऑक्सीजन बैलेंस एंड हाइड्रोजन बैलेंस के बारे में सोचें तो आपको 8H2O राइट में लगाने पड़ेंगे। H2O राइट, और फिर 6H प्लस लेफ्ट में। खैर, ये तो हुई अपनी बैलेंस्ड रिएक्शन। ऑटो कैटालिसिस का मतलब ये है कि इस रिएक्शन का प्रोडक्ट ही इस रिएक्शन के लिए कैटलिस्ट का काम करता है। जब प्रोडक्ट ही कैटलिस्ट का काम करेगा तो प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने के साथ साथ कैटालिसिस बढ़ेगा और रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ती जाएगी। ठीक है, और इस वजह से जो ग्राफ सूटेबल है वो होगा ग्राफ C। टाइम के साथ रेट बाद में इंक्रीज़ होगा, जैसे जैसे प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी वैसे वैसे रेट इंक्रीज़ होना चाहिए। 33rd का आंसर C। कमिंग टू 34th क्वेश्चन, कौन सी रिएक्शन स्यूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन है। बेसिकली यहाँ पर अपन से एक स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में पूछा गया है। वैसे तो हमें रिएक्शंस के ऑर्डर्स याद रहे हैं, ये हमसे एक्सपेक्टेड नहीं है। H2O2 वाली रिएक्शन, H2O2 की डिकम्पोजिशन वाली रिएक्शन ज़रूर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है और ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती है। ये जो सेकेंड वाली रिएक्शन है जिसमें डाइजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड और वाटर की रिएक्शन हो रही है, इसका जो रेट है वो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की कॉन्सेंट्रेशन के साथ साथ वाटर की कॉन्सेंट्रेशन पर भी डिपेंड करता है। पर क्योंकि वाटर सॉल्वेंट है, लार्ज एक्सेस में है, इस वजह से इसकी कॉन्सेंट्रेशन को हम कांस्टेंट मानते हुए K में मर्ज कर सकते हैं और ऐसा होने पर ये रिएक्शन इफेक्टिवली फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन रह जाती है। तो 34th का आंसर होगा B। सेकेंड वाली रिएक्शन है स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फोर्थ ऑप्शन में कुछ टाइपिंग मिस्टेक है, 2O3 मस्ट बी गेटिंग कन्वर्टेड टू 3O2। 34th का आंसर B। Which of the following compounds will form alcohol with NaNO2HCl। ठीक है, सोडियम नाइट्राइड और HCl के साथ अल्कोहल कौन बनाएगा। तो यहाँ पर ये वाली जो रिएक्शन होती है ये 1 डिग्री अमीन्स की रिएक्शन होती है। तो A में जो कंपाउंड दिया गया है वो भी 1 डिग्री अमीन है, B में जो कंपाउंड दिया गया है वो भी 1 डिग्री अमीन है, C भी 1 डिग्री अमीन है और ये सब के सब 1 डिग्री अमीन्स HNO2 की प्रेजेंस में पहले RN2Cl में कन्वर्ट होते हैं, फिर नाइट्रोजन गैस का लॉस होता है, कार्बोकेटायन बनता है, फिर वाटर का अटैक होता है और फाइनली अल्कोहल बन जाता है। तो अल्कोहल इन सभी से बनने वाला है, आंसर होगा D। 35th का आंसर D। 36th क्वेश्चन पर आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द फर्स्ट मेंबर ऑफ मोनोसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड्स का जो फर्स्ट मेंबर होता है वो बेसिकली डाईहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होता है। उसमें 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप्स होते हैं और एक एल्डिहाइड ग्रुप भी प्रेजेंट होता है। फर्स्ट मेंबर ऑफ मोनोसैकेराइड्स के लिए कंडीशन है डाईहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होना चाहिए स्मॉलेस्ट कार्बन चेन के साथ।
तो ये बात अगर आप ऑब्जर्व करने जाओगे तो ये बात आपको सेकेंड ऑप्शन में नज़र आएगी। फर्स्ट मेंबर ऑफ मोनोसेकेराइड्स सेकेंड ऑप्शन में नज़र आएगा। 36 का आंसर बी। कमिंग टू 37th क्वेश्चन, कौन सा हैलोजन ऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड के एस्टिमेशन में यूज़ करते हैं ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट गैसेस में? अगेन ये तो एक फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पर जो ऑक्साइड यूज़ में लिया जाता है वो I2O5 है। I2O5 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, खुद रिड्यूस हो जाएगा और कार्बन मोनोऑक्साइड को ऑक्सीडाइज करेगा CO2 में और खुद रिड्यूस हो जाएगा I2 में। फिर जो I2 है इसकी अपन रिएक्शन कराते हैं सोडियम थायोसल्फेट के साथ। I2 को आयोडाइड में कन्वर्ट करते हैं और थायोसल्फेट कन्वर्ट होता है S4O6 2- में। ये पूरी की पूरी प्रोसेस आयोडोमेट्री है, आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन। तो S2O3 कितना रिक्वायर्ड था उससे हमें I2 का अमाउंट पता चलेगा और I2 के अमाउंट से कार्बन मोनोऑक्साइड का अमाउंट पता चलेगा। 37th का आंसर बी। कमिंग टू 38th क्वेश्चन, मार्कोनिकॉव रूल किस केस में बेस्ट एप्लीकेबल है? तो एल्कीन्स के केस में बेस्ट एप्लीकेबल है और एल्कीन्स भी ऐसा होना चाहिए जिसमें मार्कोनिकॉव और एंटी मार्कोनिकॉव प्रोडक्ट में हम डिफ्रेंशिएट कर सकें। तो ए में तो मार्कोनिकॉव और एंटी मार्कोनिकॉव प्रोडक्ट सेम ही बनेगा। बी में एक ही एटम दोनों तरफ ऐड हो रहा है तो इसमें भी मार्कोनिकॉव और एंटी मार्कोनिकॉव की बातें नहीं उठेंगी। लेकिन थर्ड वाले केस में ज़रूर एक साइड H ऐड होगा और एक साइड Br ऐड होगा। यहाँ पर मार्कोनिकॉव एडिशन और एंटी मार्कोनिकॉव एडिशन में फ़र्क होगा। इसका आंसर होना चाहिए सी। डी वाले केस में तो वैसे ही एल्केन दे रखा है और एल्केन के क्लोरीनेशन में मार्कोनिकॉव रूल का कोई रोल नहीं है। 38 क्वेश्चन का आंसर सी। 39th क्वेश्चन, कौन से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में मेटल्स का ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है? यहाँ पर एक्चुअली बेटर वर्ड होता है चार्ज। चार्ज बेटर वर्ड होगा। तो अगर अपन फर्स्ट वाला केस देखें तो यहाँ पर क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 आ रहा है। सेकंड वाले में आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट या चार्ज 0 आ रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड न्यूट्रल है। थर्ड वाले केस में अगर अपन देखने जाएँ तो वाटर मॉलिक्यूल न्यूट्रल हैं या ऑक्सीजन एटम न्यूट्रल है। इसका मतलब ये जो +4 चार्ज है ये इन दो क्रोमियम एटम्स पर डिस्ट्रीब्यूटेड है इक्वली। इनका कैटायनिक फॉर्म +2 है। तो हम ऑप्शंस एलिमिनेट करके भी आंसर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसका आंसर होना चाहिए डी ऑप्शन। डी ऑप्शन में थोड़ा सा लिगेंड्स को केयरफुली आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। डी ऑप्शन में जो एनायन है उस पर ओवरऑल 2- चार्ज है। दो साइनाइड आयंस का चार्ज भी 2- हो गया। NH3 का चार्ज 0 है। इन दोनों O2 में फ़र्क करना पड़ेगा। जब O2 स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है तो उसको अपन परऑक्साइड आयन अज्यूम करेंगे और जब बाहर लिखा हुआ है तो अपन इसको सिंपली ऑक्साइड आयन अज्यूम करेंगे। ठीक है, तो इन सब पर मिलाकर जो है वो -6 यूनिट्स ऑफ चार्ज आ रहा है और इसको बैलेंस करने के लिए क्रोमियम पर भी +6 यूनिट्स ऑफ चार्ज होना पड़ेगा। क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +6 होगा। 39th का आंसर डी। कमिंग टू द 40th क्वेश्चन, कौन सा इनमें से ज्विटर आयन है? ज्विटर आयन बनता है इंट्रामॉलिक्यूलर एसिड बेस रिएक्शन से, इंट्रामॉलिक्यूलर प्रोटॉन ट्रांसफ़र से। मतलब एक ऐसे मॉलिक्यूल से जिसमें एसिड ग्रुप भी प्रेजेंट रहा हो और बेस ग्रुप भी प्रेजेंट रहा हो और उसमें प्रोटॉन का ट्रांसफ़र हुआ हो, तब उसमें ज्विटर आयन फॉर्म बनता है। और अगर आप देखें ऑप्शंस को केयरफुली तो ज्विटर आयन फॉर्म आपको थर्ड ऑप्शन में नज़र आएगा। सल्फेनिलिक एसिड ज्विटर आयन के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। सल्फेनिलिक एसिड में जो SO3H ग्रुप है वो सिग्निफिकेंटली एसिडिक है और इस एसिडिक ग्रुप और NH2 ग्रुप के बीच में प्रोटॉन का ट्रांसफ़र होता है। इस वजह से एक बायपोलर आयन बन जाता है ज्विटर आयन एसिड बेस रिएक्शन के ज़रिए। ठीक है, तो 40th क्वेश्चन का आंसर सी। कमिंग टू 41st क्वेश्चन, पोलिंग प्रोसेस किसके केस में यूज़ होती है? पोलिंग प्रोसेस बेसिकली एक इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस है जिसमें हम
एक मेटल के ऑक्साइड को ही सेपरेट करते हैं, सेपरेटिंग मेटल ऑक्साइड फ्रॉम द मेटल, ठीक है। मेटल ऑक्साइड को इम्प्योरिटी मानते हुए मेटल से सेपरेट करते हैं, और ये पोलिक प्रोसेस यूजुअली कॉपर और टिन के केस में यूज़ में लाई जाती है। तो 41st क्वेश्चन का आंसर होगा ए। कमिंग टू द 42nd क्वेश्चन, करेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है। ये सॉलिड स्टेट चैप्टर पर बेस्ड क्वेश्चन है। AGBR कैन शो बोथ शॉर्टकी एंड फ्रैंकल डिफेक्ट्स। ये NCERT टेक्स्ट बुक में गिवन लाइन है, ये ऑप्शन सही है। जिंक ऑक्साइड ऑन हीटिंग शोज मेटल एक्सेस डिफेक्ट। जिंक ऑक्साइड को हीट करने पर ऑक्सीजन का लॉस होता है, और ऑक्सीजन के लॉस से फिर मेटल फिर एक्सेस में आ जाएगा, ये वाला स्टेटमेंट भी सही है। MnO2 इज़ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, ये स्टेटमेंट तो रॉन्ग है, ठीक है। तो फैक्चुअली अपन को चीज़ें पता होंगी तभी अपन ये क्वेश्चन कर पाएंगे। ए और बी सही स्टेटमेंट्स हैं, आंसर डी होना चाहिए। 43rd क्वेश्चन, 43rd क्वेश्चन में अपन को प्रोडक्ट दे रखा है और रिएक्टेंट आइडेंटिफाई करना है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन है। यहाँ से अपन को चीज़ों को बैक ट्रैक करना चाहिए। ये जो कंडेंसेशन प्रोडक्ट बना है इसको पहले एल्डोल में बदलें। एल्डोल ये रहा होगा, और फिर इसको ऑब्वियसली आप देख सकते हैं बेंजल्डिहाइड और एसिटल्डिहाइड की मदद से बनाया गया है। बेंजल्डिहाइड में कोई अल्फ़ा हाइड्रोजन है नहीं, एसिटल्डिहाइड में अल्फ़ा हाइड्रोजन प्रेजेंट है जो कि एसिडिक है। उसको रिमूव करेंगे और फिर कंडेंसेशन रिएक्शन में आगे बढ़ेंगे। बेंजल्डिहाइड एंड एसिटल्डिहाइड। 43rd का आंसर सी। कमिंग टू द 44th क्वेश्चन, स्ट्रक्चर ऑफ BeF42-। BeF42- में बेरिलियम पर कोई लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है। 2 इलेक्ट्रॉन्स बेरिलियम के खुद के हैं और बाकी इलेक्ट्रॉन्स फ्लोराइड आयंस की तरफ से प्रोवाइड किए गए हैं। तो इसका शेप होगा टेट्राहेड्रल। 44th का आंसर ए। कमिंग टू 45th क्वेश्चन, हाफ लाइफ ऑफ अ रिएक्शन बिकम्स हाफ व्हेन इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स आर मेड डबल। तो यहाँ पर अगर अपन सिंपली सोचें, ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन में हाफ लाइफ A0 के प्रोपोर्शनल होती है। फर्स्ट ऑर्डर में हाफ लाइफ A0 से इंडिपेंडेंट होती है, A0 टू द पावर 0, और सेकेंड ऑर्डर में हाफ लाइफ A0 के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। A0 को अगर हम डबल कर देंगे तो हाफ लाइफ हाफ हो जाएगी, हाफ्ड हो जाएगी। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द गिवन इन्फॉर्मेशन 2 होना चाहिए, ठीक है। 45th क्वेश्चन का आंसर 2। दैट्स इट अबाउट द टेस्ट पेपर। ओवरऑल ये गुड क्वालिटी का टेस्ट पेपर लगा मुझे। दिस वॉज एन अबव एवरेज काइंड ऑफ पेपर। एक क्वेश्चन के ऑप्शंस गलत थे, बट ओवरऑल टेस्ट पेपर अच्छा है, रिलेटिवली बेटर टेस्ट पेपर है, और इसमें स्कोर करना इतना आसान नहीं रहेगा। आई वुड से दैट अ स्कोर इन एक्सेस ऑफ 155 इज़ वेरी गुड, लेकिन इनफ क्वेश्चंस हैं, आपको स्कोर करना चाहिए अगर आप वेल प्रिपेयर्ड हैं। तो अगर आप 135 से कम स्कोर कर रहे हैं तो इट इज़ काइंड ऑफ नॉट सेटिस्फैक्ट्री, और आई कैन से अनसेटिस्फैक्ट्री। फॉर अ वेल प्रिपेयर्ड स्टूडेंट 135 से नीचे स्कोर जाना ही नहीं चाहिए। 155 प्लस जाना काफ़ी अच्छा स्कोर माना जाएगा अकॉर्डिंग टू मी, ठीक है। चलिए मिलेंगे फिर किसी और टेस्ट पेपर के डिस्कशन में। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, मेहनत करते रहिए, अपने वीकर पॉइंट्स पर वर्क कीजिए। होप फॉर द बेस्ट। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स लॉट।